Hello, this is Virender and welcome to the Finishers. My name is Virender as I have told you and I am teacher of English. So, we will talk about English grammar here. English grammar का हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, हर एक चीज को हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस इंग्लिश को सीखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना करना है कि एक आपको अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है, उसमें आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको लेकर के सारे नोट्स आपको बनाने हैं। सेकंड, आपको जो वीडियो हम बना रहे हैं वो वीडियो आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, हर एक वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से आराम से देखनी है ताकि आप अपने सारे नोट्स बना सकें अच्छे से और कंसेप्ट को समझ सकें। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक क्लास को स्किप कर दोगे और दूसरी क्लास पे जाओगे तो पहली क्लास में जो हमने फाउंडेशन बनाया है, जो बेस बनाया है, वो आपका स्किप हो जाएगा और फिर सेकेंड वाली क्लास को आप समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आपको हर एक क्लास को पढ़ना है और किसी भी क्लास को आप स्किप नहीं करेंगे। ओके, अब हम क्या बात करने वाले हैं, कैसे कैसे सिखाने वाला हूँ, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और अपने इस कोर्स को जिसमें हम पूरा इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे उसको अच्छे डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। सो बी रेडी एंड जस्ट बी विद द जोश। ओके, बिल्कुल एंथुजियाज्म आपके अंदर होना चाहिए। फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। ठीक है जी, इंग्लिश को हम सीखने वाले हैं। इंग्लिश कैसे है, कैसे बनी इंग्लिश, क्या कुछ रहा इसका, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के लिहाज से कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो वो सब भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो जब हम इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं, ग्रामर को पढ़ना शुरू करते हैं, तो कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। वी नीड टू फोकस ऑन दैम, जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है। ठीक है जी, तो इंग्लिश को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो एग्जामिनर के हिसाब से और हमारे हिसाब से जब हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वो गलत हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें एग्जामिनर के हिसाब से सोचना होता है, एग्जामिनर क्या जानना चाहता है उसके अंदर, उस तरीके से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। तो एक्चुअल में जब ग्रामर को हम इंग्लिश की ग्रामर को हम सोल्व करना शुरू करते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रामर जो होती है वो दो तरीके से ग्रामर होती है। एक होती है आपकी सब्जेक्टिव, राइट, और एक होती है आपकी ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ग्रामर से आप क्या समझते हैं? देखिए, शुरू करने से पहले, कोर्स को शुरू करने से पहले मैं इन अपनी बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर काम कर लेते हैं, उनको हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ताकि आगे हमें इन चीजों को समझने में दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ताकि ये सारी की सारी चीज जब आपको समझ में आ जाएंगी तो आगे की जो भी हमारी क्लासेस होंगी, आगे के जो भी कंसेप्ट्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। राइट, तो बिल्कुल आप ट्रस्ट कीजिए और फेथ के साथ में आप जुड़ जाइए, चीजों को सीखते चलेंगे, सीखते सिखाते चलेंगे और सीखने सिखाने का सिलसिला हमारा चलता रहेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हम चीजों को सीखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए, तो अब हमने बात की कि इंग्लिश की जो हम ग्रामर की बात करने वाले हैं वो ग्रामर हमारी दो तरीके से होती है। एक सब्जेक्टिव इंग्लिश हम मान के चलते हैं और एक हमारी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश होती है। ठीक है जी, मतलब क्या है सब्जेक्टिव इंग्लिश का? सब्जेक्टिव इंग्लिश का मतलब ये होता है कि हम इसमें अपनी खुद की अप्रोच लगा देते हैं कि भाई मेरे हिसाब से इसके अंदर मे आना चाहिए, इसके अंदर माइट आना चाहिए या कुड आना चाहिए, तो वो हम अपने हिसाब से लगा देते हैं कि इसमें मे आना चाहिए। लेकिन हम उस एग्जामिनर के हिसाब से नहीं देखते चीजों को। और हमें पेपर में क्या चाहिए, हमें एग्जाम में क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो एग्जामिनर जानना चाह रहा है उस बात के ऊपर जाना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से। हम सोचते हैं मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है, ये मुझे जच रहा है यहाँ पर, तो ये जचने वाला और मेरे हिसाब से लगने वाला ये हो जाता है गलत, यानी कि सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, तो कैसी अप्रोच चलेगी? ऑब्जेक्टिव अप्रोच चलेगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि एग्जामिनर क्या जानना चाहता है, व्हाट एग्जामिनर वांट्स एक्चुअली, तो उसको लेकर के हम चलेंगे, उसको हम अपने माइंड में रखेंगे चीजों को, और तब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और चीजों को समझते चले जाएंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बात करने वाले हैं। ग्रामर को बनाने वाले लोगों ने जिस तरीके से ग्रामर को बनाया है वो किस तरीके से बनाया, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं, ना कि अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से क्या सोचता हूँ, नो, दिस विल नॉट गो। ये तो बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा और चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है जी। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से समझना है, हमने अपने हिसाब से नहीं चलना है, हमें चलना है एग्जामिनर के हिसाब से। एग्जामिनर क्या जानना चाहता है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो लेवल से, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। ठीक है जी। और हाँ, कुछ बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी पढ़ा दो सर। स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा, रूल लपाड़े बिल्कुल नहीं चलेंगे कि ये रूल बता दो जी, ऐसा बता दो, नहीं। चीजों को समझना है, एक एक चीज का कंसेप्ट हमें समझना है कि वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या आया उसके अंदर। ठीक है जी। तो जीरो से हम चलेंगे बिल्कुल जेड तक, यानी कि ओ लेवल, यानी कि जीरो लेवल से और बिल्कुल हायर लेवल तक हम चलेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं ए टू जेड जो भी कुछ होता है वो सब कुछ हम समझने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है जी। चलिए तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू टुडेज सेशन। मैंने आपको बताया कि भैया हम जो पढ़ने वाले हैं वो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम है, उस हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है वो ग्रामर जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है जी। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। देखिए इंग्लिश जो हमारी शुरू हुई, कोई भी लैंग्वेज शुरू होती है तो कोई भी लैंग्वेज शुरू होती है उसके साउंड की वजह से। कोई एक साउंड आया, उस साउंड से ही लैंग्वेज बनती है, क्योंकि हम जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज ही एक्चुअल में। भाई जो इंग्लिश है वो है तो एक लैंग्वेज। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज जब इजाद होती है, कोई भी लैंग्वेज बनती है तो वो बनती है साउंड से। ठीक है जी। हम कुछ बोल रहे हैं वो लैंग्वेज है, कोई साउंड हमारा प्रोड्यूस, हमारा जो वोकल सिस्टम है, वोकल सिस्टम कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट बिकम्स अ लैंग्वेज। तो साउंड के हिसाब से जब पढ़ते हैं तो साउंड जो बनता है, तो साउंड जैसे बना तो उसके बाद में बनते हैं हमारे लेटर्स। क्या बनते हैं? लेटर्स। ठीक है जी। अब साउंड की अगर बात करें तो साउंड कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, साउंड कितने होते हैं? अब हमने साउंड्स की बात करनी है पहले, क्योंकि इंग्लिश की जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग है, वो साउंड से शुरू होती है। ठीक है जी। और साउंड कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और लेटर या अल्फाबेट्स कितने होते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेटर और अल्फाबेट्स होते हैं 26। हमने इंग्लिश में पढ़ा है जी, लेटर्स, इंग्लिश के अंदर जो लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट हैं वो हैं 26। वो हमारे ए टू जेड होते हैं। ठीक है जी, ए टू जेड हमने पढ़ लिए। इसमें हमने ये भी पढ़ा कि इसके अंदर हमारे 5 वोवल होते हैं, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा जो बच गए यानी कि बी, सी, डी और ऐसे करके पूरे जेड तक, ये जो बच गए हमारे 5 इधर और ये 21 जो बच गए, ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट, ये होते हैं वोवल। ठीक है जी। क्या समझ में आया हमें कि हमारे इंग्लिश के अंदर जो लेटर्स हैं वो 26 होते हैं, ए टू जेड। ठीक है जी। उसमें से 5 हमारे वोवल होते हैं और उसके बाद में जो 21 हमारे बच गए, इनके अलावा जो बच गए वो 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं जहां से शुरुआत हुई हमारी साउंड्स की। तो इंग्लिश के अंदर जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं 44। हाँ जी, कितने साउंड्स होते हैं? 44 साउंड्स होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये सर क्या पढ़ाने लग गया, आज तक तो हमने 26 को पढ़ा है, लेकिन 26 को जो आपने पढ़ा है वो साउंड्स नहीं है, वो आपके लेटर्स हैं, अल्फाबेट हैं वो आपके इंग्लिश के अंदर। अब ये साउंड का मतलब क्या हो गया और ये 24 कैसे हो गए, तो ये मैं आपको समझाने के लिए यहां पर कोशिश करता हूं। ठीक है जी। इस 44 में से अगर हम बात करें तो जो वोवल्स होते हैं, जो हमने लेटर्स के अंदर पढ़े, वो 5 होते हैं, लेकिन जब साउंड की बात करते हैं तो साउंड के अंदर हमारे 20 वोवल्स होते हैं और 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी। 20 वोवल्स और 24 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये बात हमें समझ में आई। ठीक है जी। अब ये बन कैसे गया, कैसे हो गया, देखिए। जैसे हमने एक वर्ड लिखा सिट और सीट,
ठीक है जी। एक वर्ड लिखा सिट, एक दूसरा वर्ड लिखा सीट। अब ये वाला जो है बीच वाला इसका जो हमने देखा, और ये वाला इसको हमने सिट ई का साउंड निकाल दिया, और इसमें सीट तो इसमें भी ई का साउंड निकाल दिया। अब यहां पर जो हमने सिट बोला है, ई का जो साउंड है वो बहुत छोटा सा है, और यहां पर जो हमने ई का साउंड जो प्रोड्यूस किया है उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया सीट, तो ईट हो गया, मतलब इतना बड़ा हमने ई बोला है। अब एक्चुअल में हमने लेटर्स के हिसाब से तो हमने इसको एक ही मान लिया ई, लेकिन एक्चुअल में हम जब बोलते हैं इसको तो डिफरेंस तो है, तो उसी तरीके से साउंड्स जो है वो हमारे बढ़ गए। भाई समझ में आया आपको? देखिए अगर हम बोलते हैं सेट तो एक ई की आवाज आती है, सेट ई की आवाज आई, छोटी सी छोटा सा साउंड प्रोड्यूस हुआ, और जब हम बोलते हैं सीट तो ई जो हमने उसको स्ट्रेच किया, ठीक है जी, तो वो एक अलग साउंड बन गया, लेकिन लेटर्स के हिसाब से हमने उसको एक ई में काउंट कर लिया, लेकिन साउंड के हिसाब में दो अलग अलग साउंड हुए, राइट। तो इस प्रकार हमारे जो साउंड बने वो 44 बने, ठीक है जी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक चीजों से बात करने वाले हैं। देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे ये चीजें कहाँ जरूरी होती हैं, इनकी तो कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक चीज का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैं रूल लपाड़े आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आपको लैंग्वेज को समझना, ग्रामर को समझना, और फिर अपने उस समझ के हिसाब से आप उस एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि वो क्या जानना चाह रहा है, और तब आप उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि तब आपको वो सारी बेसिक चीजें पता होंगी जो उसको सोल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होनी चाहिए, वो सारी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है जी। तो इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, बिल्कुल पेशेंस के साथ में, कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ ऐसा नहीं होता है, जल्दी का काम तो शैतान का होता है, ठीक है जी। और हमने चीजों को सीखने सिखाने का काम करना है, तो हमें कोई भी भागदौड़ नहीं करनी है, चीजों को बस आराम से समझते जाना है, राइट। चलिए, तो साउंड की हमने बात कर ली, साउंड हमारे कितने हो गए? 44 हो गए। लेटर्स की बात कर ली हमने, अल्फाबेट की बात कर ली, तो वो हमारे होते हैं 26, ठीक है जी। अब जो हमारे 26 लेटर्स हैं, इनको जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? इनको जोड़ करके हम बनाते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं जी? वर्ड। एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। देखिए मैंने क्या बोला था, अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मतलब क्या हुआ? जैसे हमने ये वर्ड लिखा SIP, ठीक है जी, इसको दूसरे तरीके से हमने लिख दिया STI, तो ये कोई शब्द थोड़ी ना बना, ये कोई वर्ड थोड़ी ना बना है। जो ग्रामर पढ़ाने वाले लोग हैं वो इसको कोई मान्यता नहीं देते हैं कि ये कोई वर्ड बना ही नहीं भाई। तो मैंने कहा आपको कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स, क्या बोला मैंने? अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी कि वर्ड में लेटर्स होते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट भी होता है। अब देखें तो 3 लेटर्स इसके अंदर हैं, 3 लेटर्स इसके अंदर हैं, इसका हमें मतलब समझ में आता है, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही समझ में नहीं आता, तो मतलब कि ये शब्द नहीं बना, ये कोई वर्ड नहीं बना, ठीक है जी। और जैसे ही ये वर्ड आता है तो फिर हमारी ग्रामर का खेल शुरू होता है, ठीक है जी। वर्ड्स को ही समझना हमारी ग्रामर बनती है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है जी। मैंने यहाँ से डिलीट किया है 26, यहाँ पर 26 लिखा हुआ था, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है जी। सारी चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वर्ड्स से, और वर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं कि लेट्स सी व्हाट इज अ वर्ड एक्चुअली, ठीक है जी। चलिए तो ये हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हमने समझा कि साउंड्स जो होते हैं वो 44 होते हैं, और हमने ये भी देखा कि जो हमारे लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे 26। अब वो साउंड्स 44 कैसे बन गए ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स। अब हम वर्ड्स से पढ़ना शुरू करते हैं, वर्ड्स को समझना शुरू करते हैं, और वर्ड्स से ही हमारा खेल शुरू होता है, और यहीं से हमारे बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बनते हैं जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। इससे आगे हम चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, कि यहाँ पर इन वर्ड्स से ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं
तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं भाई। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर हमारे पास में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं उनकी चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही समझना है, वैसे ही समझने की आपको कोशिश करनी है। इधर उधर उनको उनके अरेंजमेंट को मत करना, क्योंकि उसके हिसाब से हम चलेंगे, उसी के हिसाब से हम चीजों को समझेंगे, आगे वैसे ही काम आने वाली है। ठीक है जी, तो अरेंजमेंट देखिए क्या है। पहला है नाउन, फर्स्ट क्या है? नाउन। सेकंड इज प्रोनाउन, प्रोनाउन। थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव। ठीक है जी, एडजेक्टिव, डी साइलेंट रहता है तो एडजेक्टिव बोलते हैं इसे, राइट। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है जी, ये प्रोनाउंसिएशन भी आप सीखते रहिएगा साथ साथ में। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ उस चीज को भी समझने की आप कोशिश कीजिए। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, इट्स वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डी साइलेंट रहेगा। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं 6 नंबर पे हम बात करते हैं प्रपोजिशन। ठीक है जी, प्रपोजिशन। 7 नंबर पे बात करते हैं कंजंक्शंस और 8 नंबर पे बात करते हैं इंटरजेक्शंस, राइट। तो ये हैं हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे हमारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है जी, तो मैंने आज आपको थोड़ा सा बेसिक आपको चीजें बताई हैं, मैंने बेसिक सी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको बताना चाहा है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश की 2 अप्रोच हम देखते हैं, इंग्लिश को हम 2 तरह से हम समझते हैं। एक हमने लिखा सब्जेक्टिव, एक हमने लिखा था ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब हम चीजों को अपने हिसाब से सोल्व करना शुरू करते हैं, यानी कि एग्जामिनर ने आपको कोई एक क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन को आपने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख करके अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और आपने उसको सोल्व किया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई। लेकिन ग्रामर को सब्जेक्टिव अप्रोच से सोल्व नहीं किया जाता, ग्रामर को सोल्व किया जाता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, यानी कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर क्या कहना चाहता है उस हिसाब से हम सोल्व करते हैं। तो ये चीज हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो हमें समझना था, ताकि हम गलतियां ना करें एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, सेकंड फिर हमने पढ़ना शुरू किया इंग्लिश को। इंग्लिश लैंग्वेज है एक्चुअल में, फिर लैंग्वेज से ही ग्रामर बनती है, लैंग्वेज से ही तो ग्रामर बनेगी। ठीक है जी, तो इंग्लिश से एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज से क्या बनती है? इससे बनती है ग्रामर। ठीक है जी, तो ग्रामर को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि कोई भी जब लैंग्वेज आती है तो वो लैंग्वेज एक साउंड से शुरू होती है, साउंड से कोई लैंग्वेज बनती है, साउंड से ही आगे चीजें चलती हैं। फिर जब साउंड को पढ़ते हैं, साउंड को देखते हैं, तो हमने उन साउंड्स को असेंबल किया, यानी कि टोटल जो साउंड हमारे हुए 44 साउंड हुए, उनको जब हमने अच्छे से असेंबल किया, ठीक किया उनको, तो फिर हमारे लेटर्स बने जो कि 26 होते हैं। ठीक है जी, 26 में से 5 हमारे वोवल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और यहाँ पर इसके हिसाब से हमने देखा कि भैया हमारे 20 वोवल्स होते हैं और 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि जब लेटर्स हमारे बन गए 26, तो जब उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को, तो फिर वर्ड बन गया। ठीक है जी, वो वर्ड बन गया, तो वर्ड बना, तो वर्ड जैसे ही बना तो फिर हमारी ग्रामर का काम शुरू हो गया, क्योंकि जो वर्ड्स बनेंगे वो एक लैंग्वेज के अंदर उनका अलग अलग अपना अपना रोल होता है। ठीक है जी, तो वर्ड्स को हमने समझने के लिए देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इन चीजों को समझते हैं। हमारा जो टॉपिक होता है ग्रामर का, ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड्स को पढ़ते हैं। वर्ड्स का मतलब क्या है कि उस एक एक वर्ड को किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है, तो ये हम यहाँ पर इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने वाले हैं। अब जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमने देखा, हमें समझ में आया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनके नाम क्या क्या है देखिएगा, और इसी सीक्वेंस के हिसाब से इनको याद कीजिएगा, ताकि आगे की जो हमारी क्लासेस होंगी वो आपको इजी से समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो फर्स्ट होता है हमारा नाउन, फिर होता है प्रोनाउन, फिर वर्ब के बाद में एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चलिए अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये वर्ड्स जो है इनका हम कैसे कैसे यूज करते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, इनका क्या क्या फंक्शंस होता है, तो
तो मैं पहले आपको ये सारी चीजें एक बार आपको समझाऊंगा, उसके बाद में फिर वर्ड्स से क्या बनता है, फ्रेज बनता है, फिर हम फ्रेज की बात करेंगे। क्या बात करने वाले हैं फिर हम, फ्रेज, ठीक है जी, फ्रेज की बात करने वाले हैं। फिर फ्रेज के बाद क्या बनता है उसकी बात करने वाले हैं, वो क्लोज होता है, ठीक है जी। फिर क्लोज के बाद में क्या होता है, सेंटेंस बनता है, तो फिर हम सेंटेंस की बात करने वाले हैं, राइट। तो आज ये एक बिल्कुल स्मॉल सा इंट्रोडक्शन था इंग्लिश को लेकर के, ग्रामर को लेकर के, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू विद द कंप्लीट सेशन, और हम सब कुछ हर एक सेशन के अंदर चीजों को बिल्कुल बारीकियों से पढ़ने वाले हैं। बोलते ना बाल की खाल खींचना, ग्रामर को इस तरीके से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल बाल की खाल खींचेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है जी। तो जस्ट मेकअप योर माइंड, अपने दिमाग को सेट कीजिए कि यस, अब की बार लास्ट ऐसा टाइम होगा कि जब हम इंग्लिश को सीख जाएंगे, और उसके बाद आपको दोबारा से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दिस। और आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। घर पे जाकर के आपको अपने घर पर नोट्स बनाने हैं अच्छे से, एक आपको बुक मेंटेन करनी है, एक बुक तो क्या, आप एक नोटबुक मेंटेन करेंगे, ठीक है, एक नोटबुक मेंटेन करनी है, सारे नोट्स अच्छे से बनाने हैं, चीज़ों को समझना है, और हर उस लेवल को हम क्रॉस करते चलेंगे जो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है जी। इसके साथ में मैं आपको वोकैब भी पढ़ाना शुरू करूंगा हर रोज, एवरी डे हम वोकैब के ऊपर काम करेंगे, वोकैब को सीखने के काफी सारे तरीके होते हैं। तो जब हम वोकैब का सेशन लेंगे, वोकैब की क्लासेस करेंगे, तो हम चीजों को समझेंगे कि वोकैब को कैसे याद किया जाता है विद द वेरी इजी वे। आई मस्ट से द मोस्ट इजीएस्ट वे रहेगा वोकैब को सीखने का, सबसे आसान तरीका, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, और दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय, गुड लक, थैंक यू।